लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हम फॉलो अप्स क्यों अवॉइड करते हैं और आज हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है फॉलो अप की। सबसे पहले शुरू करने से पहले इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम डिजीज़ को समझ लें। हमारी जो एडिक्शन की डिजीज़ है ये क्योरेबल नहीं है, ये ट्रीटेबल है। इसको हमें ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है। अगर हमें वायरल होता है, कोई चोट लगती है, उसके लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देते हैं 5 डेज 7 डेज मैक्सिमम 14 डेज जितनी सिवियरिटी होती है, और वो क्योर हो जाता है। वायरल भी क्योर हो जाता है, आपका जो जख्म है वो भी क्योर हो जाता है। लेकिन एडिक्शन और ऐसी कई प्रोग्रेसिव डिजीजेज हैं, प्रोग्रेसिव डिजीजेज एंड क्रॉनिक डिजीजेज। कुछ डिजीजेस क्योरेबल नहीं है, पक्का क्योर नहीं है उसका, हाँ ट्रीटेबल है, मैनेजेबल है। तो हम पहले तो ये एक्सेप्ट करें कि हमारी जो डिजीज है वन ऑफ दोज डिजीजेस है जो कि मैनेजेबल एंड ट्रीटेबल है। तो इसके लिए फॉलो अप बहुत ज़रूरी होता है। हम अगर फॉलो अप बंद कर देते हैं तो हमारी बीमारी पॉपअप करेगी, फिर से वापस आएगी और हमें फिर से जकड़ लेगी। हमें मीन्स पेशेंट को तो जकड़ा ही जकड़ा है, पूरी फैमिली को साथ में जकड़ेगी। जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, वी हैव शेयर्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स कि फैमिली की विल यहाँ होती है। फैमिली के पास स्किल कम होते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए या पेशेंट को डील करने के लिए, लेकिन फैमिली की विल बहुत ऊपर होती है। जिस दिन पहले दिन पेशेंट हमारे पास आता है तो फैमिली डॉक्टर साहब से कहती है कि डॉक्टर साहब जिमें तुसी को जिन्ने दिन को तुसी 3 महीने कहते पे उसी 6 महीने लानू तैयार। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो जो विल है ना, वो टाइम के साथ 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 वो विल नीचे चले जाती है। जितनी हमें पेन होती है जब हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट की, क्योंकि वो पेन खत्म हो जाती है, पेशेंट हमारा अच्छे से बिहेव करना शुरू हो जाता है, पेशेंट प्यार से बात करना शुरू हो जाता है, उसकी एग्रेशन कम हो जाती है, उसके पैरानोया कम हो जाता है, शक वहम कम हो जाता है। तो हमें भी बीइंग फैमिली कहीं ना कहीं लगने लगता है कि फॉलो अप इतना ज़रूरी नहीं है। बट इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्या नीड है, क्यों नीड है, ताकि हमारी बीमारी वैसी की वैसी वहीं की वहीं ना रह जाए। और जो हमारा इनिशियल ट्रीटमेंट है, जो हम 3 महीने करते हैं इनडोर्स में रखने के लिए, वो एक तरह का हमारा हार्म रिडक्शन है। हमने जो पेशेंट बाहर साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल स्टेट को समझ के दवाई दी गई है, पर जब वो घर जाता है और आने के लिए मना कर देता है या फैमिली को कन्विंस कर देता है, तो ये याद रखें सबसे पहले मर्जी मर्जी उसकी पहले भी बीमार थी, मर्जी उसकी आज भी बीमार है। मर्जी नहीं माननी, हम हमेशा कहते हैं पेशेंट्स की, इनकी बात नहीं सुननी, इनकी बातें नहीं माननी, क्योंकि वो बीमारी बोल रही है हमें। हमारा पेशेंट गलत नहीं है, उसकी बीमारी, क्योंकि बीमारी जो है हमारी एडिक्शन की, इट इज कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल, चतुर, चालाक, चकमा देने वाली और पावरफुल है, जो कभी भी हमें फंसा लेती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आपका रिश्ता हमारी ट्रीटिंग टीम के साथ कंटिन्यूसली बना रहेगा तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई हैव सीन इन माई लाइफ वो वाले पेशेंट्स जो कि लगातार फॉलोअप में रहे हैं, उनका फॉलोअप ट्रीटमेंट होने के बाद कुछ एक की जिनकी कोई कोमॉर्बिड इलनेसेस नहीं थी, उनकी दवाइयाँ बिल्कुल बंद हो गई है, लेकिन आज भी वो हमारे साथ कनेक्टेड है। उन पेशेंट्स को जिन्होंने 20-25 साल हो गए नशा छोड़े हुए, उन पेशेंट की फैमिलीज बहुत अच्छे से ग्रो करी हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छे से ग्रो करे हैं, उनके बच्चों ने जीन्स को समझा है, जेनेटिक डिजीज को समझा है और अपनी प्रिवेंशन की है, अपने बिहेवियर को मैनेज किया है। हर उनके बच्चे सक्सेसफुल हैं आज लाइफ में, पर वो क्यों है? क्योंकि वो आज भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हमारे साथ। दे आर नॉट टेकिंग ट्रीटमेंट नाउ, बट दे आर स्टिल कनेक्टेड विद अस। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलो अप। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जब कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, कैंसर एक बार ठीक हो गया, आपकी कीमो, रेडियो या जो भी ट्रीटमेंट आपका हुआ, बट उसके फॉलो अप के लिए हमें जाना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो रीग्रो ना कर जाए, क्योंकि वो सिम्टम्स वापस ना आ जाए। उसमें हम रिलीजियसली फॉलो करते हैं जो डॉक्टर्स कहते हैं। अगर डॉक्टर स्कैन्स कहते हैं
जितना मर्जी महंगा हो हम वो स्कैन्स कराते हैं, चाहे वो 3 महीने बाद कहें, चाहे वो 6 महीने बाद कहें। लेकिन ये एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे अल्टीमेटली हमारे बार-बार समझाने के बावजूद भी कि भई ये कनिंगनेस में हम आ ही जाते हैं। हम कहीं न कहीं ये सोच लेते हैं अब ये कंप्लीटली ठीक हो गया। इसके बारे में हमने पिछली बारी बात की थी कि कंप्लीट रिकवरी हो गई है, अब एब्स्टिनेंस है, अब 3 महीने 6 महीने हो गए हैं, ना तो इसका कोई बिहेवियर आया है और ना ही इसने नशा किया है। अब इसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेनी शुरू कर दी है, ये हमें प्यार भी करना शुरू हो गया है, ये हमारे पैरों को भी हाथ लगाना शुरू हो गया है, तो ये ठीक है। So let's understand the need of follow-up today. तो एडिक्शन की ट्रीटमेंट में हम हमेशा कहते हैं ये 5 चीज़ें 5 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो ट्रीटमेंट को डिसाइड करती हैं। वो नंबर 1 है आपका जो पेशेंट का डिटॉक्स होता है हॉस्पिटल में, फॉलोड बाय नंबर 2 मेडिकेशंस, जो मेडिकल असिस्टेंट थेरेपी जो उसके विड्रॉल्स को मैनेज करती हैं और उसके कोमॉर्बिडिटी में जो उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करती है। नंबर 3 1-to-1 काउंसलिंग एंड ग्रुप काउंसलिंग। Number 4 is specific therapy sessions जो इसको उसके अंडरलाइंग इश्यूज को एड्रेस करता है। ये 4 चीज़ें इंडोर में शुरू होती हैं और वो किसके लिए पेशेंट को तैयार कर रही होती हैं, उसके आउटडोर के लिए। एंड हियर कम्स द नीड ऑफ 5वीं चीज़ जिसको हम कहते हैं फॉलो अप। तो फॉलो अप ट्रीटमेंट का इंटेग्रल सबसे ज़्यादा क्रूशियल एक पार्ट है जिसको हम हमेशा साइडलाइन कर देते हैं, क्योंकि हम 4 चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन हो गया एंड देन हमें लगता है कि 100 डेज का इंडोर का प्लान हो गया, तो साइडलाइन हम किसको कर देते हैं, फॉलो अप्स को। सो एज द वर्ड सेज फॉलो अप मीन्स फॉलो मी, या फॉलो द डायरेक्शंस, इसका मतलब होता है कि मेरे पीछे आओ, जहाँ कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसको आप एडहेयर करें, उनको आप माने। क्यों माने? ताकि रिकवरी का ग्राफ, ये जो यहाँ बोर्ड पे बना हुआ है, ये रिकवरी का स्पाइरल वाला ग्राफ ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि हम कैसे आए हैं, हम क्रैश में हम हिट द बॉटम करके यहाँ पर पहुँचे। तो कुछ चीज़ों को, कुछ स्ट्रक्चर को, कुछ गाइडलाइंस को हम फॉलो करेंगे, उन्हें मानेंगे, और अब किसको करेंगे, अपने रिकवरी के ग्राफ को। तो जितनी भी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव बीमारियां हैं उनमें फॉलोअप्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि नॉर्मल ज़िंदगी में भी कोई चीज़ आपकी रेगुलर अटेंशन मांगती है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे वो आपका घर हो, आपने घर तो बना लिया पर रेगुलर आप उसकी एक मॉनिटरिंग करते रहते हैं, पेंट तो नहीं चाहिए, कहीं सीलन तो नहीं आ गई, कहीं दीमक तो नहीं लग गया। ये क्या है कि आप घर को एक फॉलोअप बेसिस पे चेक कर रहे हैं और साथ साथ उसका ट्रीटमेंट कराते रहते। जैसे कभी पेस्टिसाइड का हो गया, कभी आपने वो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करा लिया। सो दैट मीन्स कि घर को भी, एक नॉन लिविंग थिंग को भी नीड होती है देखने की, मॉनिटर करने की। उसी तरह रिकवरी का प्रोसेस भी ऐसा ही है। जैसे आपने एक बाग में रिकवरी का बीज लगा दिया, अब उस बीज को खिलने के लिए पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, और हमें बार बार जाके देखना भी पड़ता है कि आसपास कोई वीड तो नहीं आ गई जिसको काटना पड़े, वो जो जंगली बूटियां आ जाती हैं जिसको काटना पड़ता है, और उसको कई बार बचाना भी पड़ता है बहुत ज़्यादा धूप से, बहुत ज़्यादा बारिश से, ताकि वो पौधा खिल सके। उसी तरह जब रिकवरी का बीज जो पेशेंट के अंदर चलता है, उसको खिलने के लिए, उसके लिए उसको फॉलोअप्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, जिसको एड्रेस करने के लिए उसको अपने जो एक ट्रीटमेंट सेंटर था, जो काउंसलर था, जो उसके प्रोग्राम था, उसकी गोद में जाके वापस उसके साथ उन चीज़ों को डिस्कस करना होगा। तो बाहर आउटडोर के लिए, ये इंडोर तो प्रैक्टिस है, क्योंकि गेम कहाँ खेलनी है, बाहर फील्ड पे। तो ये पिच पे जितनी प्रैक्टिस होती है, देखना बाहर पड़ता है कि पहली बॉल पे तो नहीं आउट हो गया, कि सेंचुरी बना ली। सेंचुरी बना ली तो इसका मतलब प्रैक्टिस जारी रहेगी, और अगर पहली दूसरी गेंद पे अगर वो आउट हो गया तो इसका मतलब प्रैक्टिस, इसका मतलब उसकी और कोपिंग स्ट्रैटेजीज, उसकी और टूल्स को उसको बढ़ाने की
ज़रूरत है। दैट डज़ नॉट मीन कि जो पहली गेंद पे आउट हो गया कि वो फेलियर है, कि वो लाइफ में आगे कुछ कर नहीं सकता। फॉलो अप्स मीन्स कि उसकी प्रैक्टिस को बढ़ाना, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना, उसके दोनों फिजिकल और उसके मेंटल मसल्स दोनों को इतनी पावर देनी है ताकि वो लाइफ की हर सिचुएशन को अपने बलबूते पे डील कर सके। ज़िंदगी में तो हर तरह की गेंद आनी है, बट क्या वो तैयार है नशे के बिना उस गेंद के साथ खेलने के लिए? सो ये जो रेगुलर चेक इन चेक आउट है, इसको हम फॉलो अप्स कहते हैं, ताकि पेशेंट की अंडरलाइंग इश्यूज या उसके प्रेजेंट स्टेट क्या चल रहा है उसके बारे में एक बिल्कुल हमें क्लियर पिक्चर मिल जाए, जिससे हम उसके नेक्स्ट इश्यूज या उसके अभी भी जो अनरिजॉल्व इश्यूज हैं उसके ऊपर हम काम कर सकें। क्योंकि बीमारी क्रॉनिक है, वो लॉन्ग लास्टिंग है, लगातार चलेगी, तो इसीलिए उसके फॉलोअप्स इनिशियल फेज में जल्दी जल्दी होंगे। जैसे जैसे वो आउटडोर में जैसे जैसे वो एक अच्छा खिलाड़ी बनता जाएगा, उसकी नीड अपने आप कम होती जाएगी। मतलब जितना वो प्रोग्राम में भीग जाएगा, जितना उसका अपना दिल प्रोग्राम के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा, तो उसे यहाँ पे जो ये एफर्ट लगा के आना पड़ता है, मेरा दिल नहीं कर रहा, दिल नहीं कर रहा, वो स्टेट ऑफ माइंड उसका चेंज हो जाएगा। बट उसके लिए इनिशियली ये प्रोग्राम का, ये ट्रीटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिससे हमें आज समझ में आए कि फॉलोअप्स क्यों ज़रूरी हैं और क्यों बार बार हम आप लोगों को कहते हैं कि फॉलोअप्स मिस ना करिए, पेशेंट को लेकर आना है। मर्जी छोड़ना ही ट्रीटमेंट है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ट्रीटमेंट का दूसरा हिस्सा है। मर्जी छोड़ना, मेरी मर्जी के हिसाब से मैं टेपर डाउन कर लेता हूँ या चेंज कर लेता हूँ, ये प्रोग्राम नहीं है। मर्जी छोड़ना, ट्रीटमेंट में आना, फॉलोअप में आना, ये इम्पॉर्टेंट है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना कि हाँ ये मेरा फॉलोअप है। इस स्टेट में जब उसकी ट्रांजिशन होगी तो आप समझेंगे कि मेरा लव्ड वन अब सोबराइटी के रास्ते पे है, अब वो सोबर हो गया, कि अपनी मर्जी छोड़ के वो अपनी जिम्मेवारी उठा रहे कि हाँ ये नीड फॉर ट्रीटमेंट मेरी ज़रूरत है। जब उसकी मर्जी शामिल होगी कि हाँ ये मेरे लिए ज़रूरत है, तब आप सोचना कि वो ठीक हो रहा है। और तब तक आपको उसको लाना है, उसे कन्विंस करना है, ताकि वो इस ट्रीटमेंट के प्रोसेस में जुड़ा रहे। क्योंकि जो अंदर बीमारी का वकील बैठा है वो ऐसी सुंदर सुंदर दलीलें देता है कि वो उसको गुमराह करने की पूरी कोशिश करता है, और वो गुमराह ना हो तो उसके लिए उसका यहाँ पर आना, हमारी असेसमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप बीइंग फैमिली हर एक बात अपने थेरेपिस्ट से शेयर करें। हमारे जो लव्ड वंस होते हैं ना, वो कहते हैं अच्छा हुन ए भी पूछना जे, ए भी पूछ के करना जे, ए श्वेता मैम नू पूछना है, निधि मैम नू पूछना है, बबलीन मैम नू पूछना है। मतलब दे विल टेल यू कि घर की बातें आपने बाहर नहीं पूछनी है। यही बात पहले थी जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था कि घर की बात घर में ही रहने दो, मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊंगा। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हर एक छोटी बात अगर आप पूछ के करते हैं तो जो एक पर्सनल थेरेपिस्ट है जिसने पेशेंट के साथ काम किया है, देखा है उसको सारा उसका इनसाइड आउट पता है। उसको पता है कि वो इमोशनली कब इम्बैलेंस होता है, उसको किस तरह के थॉट्स आते हैं, किस तरह की मैनेजमेंट उसको चाहिए। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आई अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल, जैसे डाटा इंटरवेंशन इम्पॉर्टेंट होता है और डाटा इंटरवेंशन के बिना हमारा ट्रीटमेंट अधूरा है। बहुत टाइम लगा डाटा इंटरवेंशन को सीखने में, समझने में, आपकी तरफ से लिख के देने में। उसी तरीके से जब पेशेंट फॉलोअप में भी चला जाता है, घर जाता है, ओपीडी ट्रीटमेंट में होता है, तो एक एक बात अपने थेरेपिस्ट से करनी ज़रूरी है। अब बात है कि फॉलोअप कितनी देर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। रिसर्च ये कहती है कि 90% पेशेंट्स विद इन 1 ईयर रिलैप्स हो जाते हैं। 90% ऑफ पेशेंट, ओनली 10% है जो सक्सेसफुल रहते हैं, पर 90% ऑफ पेशेंट विद इन 1 ईयर रिलैप्स होते हैं। तो वो रिलैप्स ना होए उसके लिए हमारा कंटिन्यूसली मिनिमम 1 ईयर एंड मैक्सिमम 2.5 ईयर्स हमें फॉलोअप में आना है। अभी मैम ने एक्सप्लेन किया, जैसे जैसे
मरीज ठीक होता जाएगा, उसके फॉलो अप के स्टेज इन द हर्मिटेज, उनके डेज इन द हर्मिटेज कम होते जाएंगे एंड हमारा जो है घर का स्टे बढ़ता जाएगा। बट फॉलो अप मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 2.5 ईयर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट कि प्रिवेंटिंग रिलैप्स। जैसे मैंने अभी बताया कि रिसर्च कहती है कि 90% पेशेंट 1 साल के अंदर अंदर रिलैप्स हो ही जाते हैं, कुछ तो 1 महीने में भी रिलैप्स हो जाते हैं। अब रिलैप्स हो गया तो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज क्या करती हैं, थक जाती हैं, अक जाती हैं एंड बिल्कुल हौसला छोड़ देती हैं। आपको बता दें, स्लिप एंड रिलैप्स इज पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। स्लिप होना या रिलैप्स होना पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। अब आप समझे स्लिप और रिलैप्स में क्या फर्क है। स्लिप होता है कि पेशेंट कहीं गया, कहीं पार्टी में गया या वॉट एवर, उससे रुका नहीं गया और उसने कुछ ड्रिंक ले ली या कुछ ले लिया या किसी फ्रेंड ने उसको कुछ दे दिया, बट उसकी इंटेंशंस इतनी अच्छी है कि उसने इमीडिएटली अप्रोच किया, इमीडिएटली फैमिली को अप्रोच किया, अपने थेरेपिस्ट को अप्रोच किया, आई नीड हेल्प, दिस इज स्लिप। वॉट एवर ही हैज डन, वो उसमें उसकी इंटेंशंस अच्छी हैं। लेकिन रिलैप्स में क्या होता है कि मरीज की इंटेंशंस अच्छी नहीं होती हैं, उसने पहले से ही इरादा कर लिया होता है नशा करने का, उसकी प्लानिंग चल रही होती है और वो प्लानिंग के तहत नशा फिर से लेता है, फिर से फैमिली को पता लगता है और फैमिली किसी तरीके से दोबारा से ट्रीटमेंट, हमें लगता है चलो हमारा तो ठीक है, बच्चा ठीक होना चाहिए बस। बट आप अगर अपनी इमोशंस को, अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे तभी हम बच्चे के ऊपर भी वर्क कर पाएंगे। तो दिस सपोर्ट ग्रुप इज जस्ट नॉट फॉर द पेशेंट। हम एक पेशेंट को नहीं ठीक कर रहे हैं, हम पूरी फैमिली को हेल्प कर रहे हैं टू मैनेज देमसेल्व्स इन अ बेटर वे, इन अ ब्यूटीफुल वे। जब हमें फैमिलीज बताती हैं आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 9 मंथ्स ऑफ रिकवरी कि अब हमारे घर के हालात बहुत अच्छे हो गए, अब वो चीजें नहीं रही, अब वो जो हालात अच्छे हो गए उसमें कई बार जब पॉपअप होता है उस टाइम पे मैनेज करना इज इम्पोर्टेंट, इसीलिए फॉलो अप चाहिए। कि रिकवरी की ब्यूटी ये है कि जब हमारा पेशेंट ठीक होना शुरू होता है ना और वो फॉलोअप्स पे आता है, तो जब वो ठीक हो रहा होता है ना और बीमारी के बारे में पता चलता है, तो वो कहता है कि मैम मैं तो ठीक चल रहा हूँ बट मेरे ना मम्मी को भी अभी गुस्सा आता है, आप उनकी भी काउंसलिंग करना, उनकी भी सेशन करना। मैम मेरे फादर ना अभी भी काम को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, फैमिली में टाइम नहीं देते बिकॉज पेशेंट रिकवर हो रहा है ना, तो उसको जो जो चीज़ें अपनी फैमिली मेंबर्स में है ना, तो तभी यहाँ लिखा है कि वो क्या करता है, इनकरेज करता है फैमिली की भी इंडल्जेंस इन द रिकवरी प्रोग्राम। और हम देखते हैं कि वो इतना ब्यूटीफुली वो सारा घर ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। अगर किसी को बच्चों की प्रॉब्लम, मैम मेरा बच्चा ना बहुत फ़ोन पे लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप उनकी काउंसलिंग करो, तो ये क्या हो रहा है कि अब पेशेंट खुद तो ठीक हो रहा है पर वो अपने आसपास भी लोगों में ऑब्जर्व कर पा रहा है और वो चाहता है कि उसकी फैमिली एंगेज हो और ज्यादा रिकवरी प्रोग्राम में। तो ये है ब्यूटी ऑफ फॉलो अप्स। और वो कैसे होती है, क्योंकि जितना लंबा टाइम मिलता है फॉलो अप में उतना उसका ब्रेन बेटर होना शुरू हो जाता है, उसकी कॉग्निशंस बेटर होनी शुरू हो जाती है, वो आइडेंटिफाई तब कर पाता है जब वो ठीक है। अगर फॉलो अप्स नहीं होंगे और हम पहले ले जाएंगे पेशेंट को या ट्रीटमेंट बंद कर देंगे, तो जितने न्यूरोकेमिकल चेंजेस ब्रेन में आए होते हैं बिकॉज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल, वो न्यूरोकेमिकल चेंजेस वैसे के वैसे ही रहेंगे। वो अपनी प्रॉब्लम्स और अपने आसपास की, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स तब एड्रेस करेगा, इमोशंस को तब समझेगा जब न्यूरोकेमिकल चेंजेस जो आए थे वो नॉर्मलाइज हो गए हैं, वो ठीक हो गए हैं। यही इसीलिए फॉलो अप और मेडिसिन की नीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्डिंग अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि हिसाब किताब रखना, है ना। सो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो जो हमने हिदायतें, प्रिकॉशंस, इंस्ट्रक्शंस जो फैमिली को भी दी होती हैं और जो पेशेंट को भी दी होती हैं, तो फॉलो अप पे आके क्या होता है कि दे आर अकाउंटेबल टू अस कि जो जो हमने चीज़ें बोली हैं फैमिली को भी और पेशेंट को भी, क्या वो वाकई में वो ही सब फॉलो कर रहे हैं घर पे। बिकॉज हम पेशेंट को भी एक रूटीन बना के देते हैं, फैमिली को भी हम काफ़ी काउंसलिंग करके, प्री डिस्चार्ज काउंसलिंग में रेड स्टैंड और सब कुछ एक्सप्लेन करके उनको बताते हैं कि ये चीज़ें आपने करनी है, अगर वो गुस्सा कर रहा है तो कैसे आपने असर्टिवली उसको डील करना है, सारी चीज़ें। तो जब वो फॉलो अप पे आते हैं
तो क्या होता है कि एक हमारी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, कि हमें कोई पूछने वाला है। जब आप लोग यहाँ पे बैठ के हमारे पास बैठते हो और हम आपसे चंद सवाल पूछते हैं कि है ना, इसने अच्छा अगर ऐसे किया तो आपने कैसे रिएक्ट किया, तो आप भी अपने अंदर एक इंट्रोस्पेक्शन में चले जाते हो कि हाँ, जो मैम ने हमें बोला था हमने वो कर पाए। अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए तो क्या हुआ कि आपको एक रियलिटी चेक मिला कि हाँ नहीं, इस बार ये घर आएगा तो मैंने ऐसे डील नहीं करना इसके साथ। तो वो अकाउंटेबिलिटी भी जो है वो बढ़ जाती है, पेशेंट की भी और आपकी भी। कई बार हम देखते हैं कि 3 मंथ्स यहाँ पे पेशेंट रह के गया है, घर जाके 15 दिन में उसका बिहेवियर बहुत खराब हो गया, पेशेंट दोबारा आया, ठीक है, उसको जब वो अकाउंटेबिलिटी वाला माहौल बना कि हमने पूछा कि ये चीज़ तुम्हें बोली थी, ये चीज़ बोली थी, और जब उसने इंट्रोस्पेक्ट किया कि हाँ ये चीज़ें नहीं कर पाए और दोबारा वो घर गया, तो उसका बिहेवियर इम्प्रूव्ड था। इससे क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम तो ये बस सुन ही रहे हैं ना चीज़ें, बट वाक़ई में जब हमें करने पे आती हैं तो हमें मुश्किल लगती हैं। पर जब हमें कोई रेगुलर बेसिस पे पूछने वाला होता है, आपने ऐसे किया, ऐसे, जैसे हम डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, हार्ट का डॉक्टर है, कोई लिवर का डॉक्टर है, वो जाता है, वो बोलता है ना, क्योंकि वो मेडिसिन्स तो लिखता भी है, साथ में कुछ परहेज भी लिखता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखता है। अब आप दवाई तो खा रहे हो, पर आपने वो परहेज किए कि नहीं, ये भी पूछता है ना। आप वॉक कर रहे हो, आपने मीठा छोड़ा है, आप फ्राइड तो नहीं खा रहे, तो वो क्या होता है, उसी टाइम हमें ये होता है कि नहीं यार, ये चीज़ें तो मैं कर नहीं रहा, मेरे टेस्ट कैसे ठीक आएंगे, तो फिर आप अगली बारी से वो करने की कोशिश करते हो। ये क्या है, बिल्डिंग अकाउंटेबिलिटी, कि आपको कोई पूछने वाला है और आपको इस अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आप अपना लाइफस्टाइल धीरे 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 चेंज होना शुरू हो जाता है। So moving ahead, addressing unresolved issues and dealing with the root causes. तो अकाउंटेबिलिटी जब आएगी, दैट मीन्स जवाबदेही, मतलब योर लव्ड वन इज जवाबदेही देने ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਟੂ ਅਸ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਰਹੀਆਂ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। मतलब कि बहुत सारे जो फैक्टर्स होंगे जब आप घर जाएंगे, वेदर है, फ्रेंड्स हैं, एसोसिएशन है, अब फेस्टिवल्स आ रही हैं, ये सारी चीज़ें ट्रिगर करेंगी उन्हें। और ये जो ट्रिगर्स हैं और यही ट्रिगर्स कहीं ना कहीं उनके अंडरलाइन रीजंस बनते हैं जो उनको आगे नशे की तरफ वापस उनके अंदर क्रेविंग्स को लेकर आएंगे। तो अंडरलाइंग रीजंस क्या हैं? घर में कोई स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस है, रिलेशनशिप डिस्कॉर्ड है, कोई पीछे जॉब का प्रेशर है, काम नहीं हो पाता, दिन त्योहार हैं, बाजार सजे हुए हैं, रिश्तेदारियों में कहाँ थे 3 महीने, वो आंसर करना बहुत बड़ा एक जवाब देने वाला, एक आंसर देने का बहुत बड़ा सिर पे बोझ है कि लोग पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ था, मैं बता नहीं सकता कि मेरा ट्रीटमेंट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अंडरलाइंग रीजंस हैं जिनको फॉलोअप्स एड्रेस करता है। मैरिटल डिस्कॉर्ड हो गया, फादर के साथ काम को लेके कोई क्लैशेस हो गए, इन सारी चीज़ों को कहाँ पे आप सुलझाओगे? जो गांठें दिन ब दिन बनती जा रही हैं, ये जो ट्रिगर्स हैं, जो ट्रिगर्स उनके अंदर फर्दर क्रेविंग्स को लेकर आते हैं, इन ट्रिगर्स को मैनेज करने के लिए अंडरलाइंग रीजंस, नींद ठीक से आ रही कि नहीं आ रही, एंग्जाइटी हो जाती है, अपने काम पे जाते ही घबराहट शुरू हो जाती है, तो रीज़न तो शराब या कोई नशा तो उसके लिए वो एक मेडिसिन का काम कर रहा था। सो अंडरलाइन रीज़न क्या है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, मेरे अंदर घबराहट शुरू हो जाती है, मैं अपने मन की बात किसी से नहीं कर पाता। तो जब ये सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाता है फॉलोअप्स पे, तो वो पेशेंट के अंदर एक कॉन्फिडेंस, उसकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट अप करता है और उसके लिए पूरे एक तैयार करता है टूल्स को, जिससे वो आगे जाके अपनी लाइफ को वापस लीड करेगा। क्योंकि जो इंसान जो नशा कर रहा है, आप ये मत सोचिए कि उसकी बीमारी सिर्फ नशा करने में और वो उसकी नशा छोड़ने में उसकी बीमारी ख़त्म हो गई। हर बीमारी के नीचे कुछ ना कुछ कोई रूट कॉज होता है, कोई जड़ होती है, कोई अंडरलाइंग इश्यू होता है जो उसकी बीमारी को हमेशा मेंटेन करके रखता है। ट्रिगर हो सकता है कुछ भी हुआ,
बट बीमारी को परपेचुएट, बीमारी को मेंटेन करने के लिए उस कारण पे जब तक काम नहीं होगा तब तक वो अपने उस चीज के लिए, रिलीफ के लिए, उस जुगाड़ के लिए उस तरफ उसका ध्यान, इंक्लिनेशन उसकी नशे पे जाएगी। अब ये अंडरलाइंग इश्यूज हैं, दिन त्योहार आ गए, दिवाली की पार्टीज हैं, रिश्तेदारियों में गिफ्ट्स एक्सचेंज के प्रोग्राम शुरू होंगे, हमारे लव्ड वन पे क्या बीत रही है, क्या हमने उस चीज को एड्रेस किया? हमारा सिर्फ फोकस कहाँ पे होता है? पी नहीं रहा और अब पी रहा, अब घर पे है, घर से बाहर है, क्या हमने उसके अंदर उसकी इमोशंस, उसके अंदर क्या हलचल, उसके अंदर क्या टर्बुलेंस है, कभी इन चीजों को कभी जानने की कोशिश की कि उसे क्यों जरूरत पड़ती है कि उस चीज का सहारा लेने की? उसके अंदर डर आ जाता है, उसके अंदर बेचैनी आ जाती है, उसकी नींद ठीक नहीं है, उसका मूड खराब हो गया, उसके बाद सेकंड स्टेप पे नशा आता है। तो हमारा फोकस हमेशा प्राइमरी कहाँ पे होता है? सिर्फ सब्सटेंस पे, और फॉलोअप्स इन चीजों को, इन अंडरलाइन इश्यूज को हमेशा फ्रंट पे लेकर आता है कि हाँ क्या कारण था, नींद खराब थी, अच्छा मूड खराब हुआ, मूड खराब होने के पीछे क्या रीजन था? कोई तो कारण बना होगा, जो आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, आप घर छोड़ के चले गए, जहाँ घर पे आपकी प्रोवोकिंग हुई, कोई तो कारण होगा। तो इसका मतलब नीचे 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 नशा कहाँ आया? ऊपर टॉप पे, वो क्या हो गया? किसी बीमारी का वो फ्रूट। अब नीचे कहाँ जाने? जड़ को देखने कि वो जड़ क्या है। आप फ्रूट को तो काटते रहते हो, पर जड़ वो सेम रहती है, जिससे फिर पौधा वही पनपता है, वही फल और वही पौधा खिल के वापस आता है। तो इसका मतलब जड़ के कीड़ों पे काम नहीं हुआ तो पौधा तो फिर वही होगा खराब, और वही फ्रूट को भी खराब करेगा। तो इसका मतलब जो फॉलोअप्स हैं वो कहाँ पे काम कर रहा होता है कि पेशेंट अब आउटडोर में गया, आउटडोर में अब बिना नशे के क्या वो अपनी जिंदगी दोबारा से स्टार्ट कर पाया? क्या उसकी बिना नशे से उसकी शाम निकल गई? क्या बिना नशे से वो सुबह उठ पाया? क्या बिना नशे से वो दोस्तों को मिल पाया, उन दोस्तों को ना कर पाया? बिना नशे के क्या वो रिश्तेदारों के बीच में, उसके अंदर तो डर कितना है, उसके अंदर तो फेयर ऑफ जजमेंट कितना है, फेयर ऑफ रिजेक्शन कितना है? क्या इन चीजों को आपने समझा? क्योंकि इन पे हमारे घरों पे कभी बात ही नहीं होती कि बेटा आपके अंदर क्या चल रहा है। हमारा फोकस तो यही है, दवाई खा लो, घर पे ना जाओ, अकेले मत जाओ, अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में हमने कभी भी नहीं क्वेश्चन किया। यहाँ पे जब फैमिलीज आती है ना, तो हम जैसे उनको बताते हैं कि अभी 3 महीने आपने काम पे नहीं भेजना, ठीक है। अब फिर क्या है, 3 महीने बाद जी उसने शॉप पे जाना शुरू कर दिया, उसने जॉब पे जाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब सपोज करो कि उसका ट्रिगर ही, या उसके जो स्लिपरी दोस्त हैं या जो भी हैं लोग कलीग्स हैं, वो उसके काम पे ही हैं, या किसी फैक्ट्री में वो जाता है, वहां पे वर्कर ही है, ठीक है। उसने काम पे जाना शुरू कर दिया। फैमिलीज हमें आके क्या बोलती हैं, हुण ते मैम मैंने काम ते जाना शुरू करता ना, हुण फॉलोअप ते नहीं आ सकता। मुझे बताओ, काम ते जाना शुरू करता है तो फॉलोअप सगों ही ज्यादा आना चाहिए कि काम फॉलोअप ते नहीं आना? क्योंकि हम सेफ एनवायरनमेंट में रहे 3 मंथ्स, वो चलो घर पे रहा, फॉलोअप्स करता रहा, जो लंबे वाले फॉलोअप्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ का टाइम कम होता है, घर का टाइम बढ़ जाता है। तो जैसे मैम ने बोला, आउटडोर में जाना शुरू कर दिया, उसने काम पे जाना शुरू कर दिया धीरे धीरे, या कोई एग्रीकल्चर किसी का काम है, उसने खेतों में जाना शुरू कर दिया, तो उस टाइम पे मुझे बताओ, वो काम को बहाना बना के फॉलोअप्स मिस करना, वो क्या एक राइट डिसीजन है? फैमिली बहुत करती है ऐसे, मैम हुणे ने काम ते जाना शुरू करता, बहुत मुश्किल है फॉलोअप ते आना। तो वो क्या है कि जब वो वहां गया काम पे, उसका स्ट्रेस क्या है, यहाँ पे आके वो डिस्कस करेगा, मैम मैं दोबारा जब वहां गया मुझे थॉट्स आए, मुझसे नहीं संभाला गया, या मैंने ऐसे अपने आप को डील किया, तो वो कोर इश्यूज जो है वो फॉलोअप पे आके एड्रेस होंगे। तो जब वो घर से बाहर अपने कोई भी काम में जाता है, रिस्पेक्टिव अपने जो भी उसकी काम है, तो फॉलोअप पे आना उतना ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो ट्रिगर्स उसको बाहर जाके ही मिलेंगे ना। तो सभी हमारे साथ एसोसिएशन उसकी ज्यादा होनी चाहिए कि वो शेयर कर पाए कि उसको बाहर जाके प्रॉब्लम्स क्या आ रही। अब यहाँ पे हमारा एक पेशेंट है मेरा,
वो साल सवा साल हो गया, ही इज कमिंग फॉर फॉलोअप्स, लाइक अब उसके काफ़ी कम हो गए हैं, लाइक घर का स्टे बढ़ जाता है और यहाँ का कम हो जाता है। तो अभी क्या हुआ कि सवा साल के बाद एक ऐसा केस कोई आ गया जो नशे से पहले कोई पैसों का प्रॉब्लम चल रही थी, वो केस पड़ गया। अब उसको रोज कहाँ जाना पड़ रहा है, थाने जाना पड़ रहा है, ठीक है। और वहां पे वो अपनी वाइफ और अपनी मदर को भी नहीं लेके जा सकता, ब्रदर उसका कोई यहाँ पे है नहीं। अब मुझे बताओ, अब ही वॉज टेलिंग एंड उनके वाइफ कह रहे थे कि मैम इस टाइम पे ये बैठ के शेयर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम के कारण हुआ है। क्योंकि अगर इनको ये थाने जाना पड़ता और आपको पता ही है क्या स्ट्रेसेस ये रहते, तो इन्होंने तो नशा कर लेना था। कि आपको पता ही है वो कैसे ग्रिलिंग होती है किसी केस में, अगर कोई ऐसा केस हो पैसों का, तो कितनी ग्रिलिंग होती है। तो रोज थाने जाना, रोज पुलिस वालों से मिलना या और लोगों को बीच में डालना, तो वो रेगुलर अब और ज्यादा फॉलोअप पे आ रहे हैं और वो डिस्कस रेगुलर कनेक्शन में है वो, कि मैम ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, अब घबराहट हो रही है, अब स्ट्रेस हो रहा है। बिकॉज ये स्ट्रेसर्स तो बाहर जाके ही पता चलेंगे ना। और हम क्या बोलते हैं कि मैम अब इसने बाहर जाना शुरू कर दिया है, तो मैम ये फॉलोअप पे नहीं आ सकते। आप बताइए कि किसी डायबिटिक पेशेंट को एक ही सेट ऑफ डोज या इंसुलिन पे भेजा जा सकता है? एक बार उसकी बीमारी निकली कि भाई ठीक है आपको शुगर हो गई है, अब ये सेट आपकी मेडिकेशन है, ये सेट इंसुलिन है, शुगर कराने दोबारा चेक कराने की कोई ज़रूरत नहीं। कभी आपने ऐसा देखा? आप उसको रेगुलर मॉनिटर करते हैं, रैंडम भी करते हैं, फास्टिंग में भी करते हैं। सो दिस इज हाउ फॉलो अप्स आर इम्पॉर्टेंट। मॉनिटरिंग इज इम्पॉर्टेंट कि उसके इश्यूज हैं क्या, ताकि उसकी सेट डोज, क्योंकि हमें हमेशा क्या लगता है कि लाइक कि वन प्लान फिट्स ऑल, जो एक प्लान शुरू हो गया वन साइज, क्या आपके शूज का साइज सबका सेम है? तो उसी तरह ट्रीटमेंट का प्लान भी वन साइज डजंट फिट ऑल, उसके अलग अलग ट्रिगर्स होंगे, हर एक पेशेंट के अपने ट्रिगर्स होंगे, अपने इश्यूज होंगे जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है, मॉनिटर करना है। एंड दिस इज अ सेफ प्लेस, क्योंकि हम पेशेंट के साथ इन आउट दोनों जगह काम किया, हमें पता है कि उसके कोर इश्यूज में क्या था जो उसकी बीमारी को, जिसने उसको बढ़ाया, क्यों वो हर तरफ उसकी तरफ जा रहा है। तो उन कोर इश्यूज पे, जैसे वो काम पे क्या काम उसका ट्रिगर है, तो क्या वो आके डिस्कस नहीं करेगा? काम में 3 महीने से वो ज्ञानी, पहले वो इतना नुकसान करके आया, क्या उसको वो बॉदर नहीं करेगा? तो जाके वो ट्रिगर नहीं होगा जब एक रियलाइजेशन आती कि मैं जिंदगी विच कीता की ना आओ आई हैव, मैंने अपनी लाइफ की सारी अपॉर्चुनिटीज मिस की, बिजनेस पे मैं सारा हेरा फेरी, मैं अपने गले चो ही पैसे चुराए, ये उसको ट्रिगर नहीं करेंगे? इन सारी सिचुएशंस को कैसे डील करेंगे आप? सो वापस कम बैक, यहाँ पे हम हमेशा किस पे काम कर रहे हैं? उसकी इमोशनल, उसकी वोकल, भाई बोलो, अपनी शेयरिंग करो कि क्या गए, घर पे गए, घर पे जाके क्या लगा, क्योंकि नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। नशे के बिना, नशा उसका एक लाइफलाइन था, आंख खुलते रात को सोते हुए, वो चीज आपने उससे ले ली, एंड ही हैज टू उसके बिना अपनी लाइफ को वापस रीस्टार्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूविंग स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म्स एंड लर्निंग न्यू स्ट्रेटजीज। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी उस पेशेंट की, अब क्या है कि जब स्ट्रेस आता था या जब प्रॉब्लम ऐसी कोई आती थी, ही यूज्ड टू टेक सब्सटेंस। तो अब क्या है, जब वो फॉलोअप पे आएगा तो उसकी क्या हो रही है कि हम न्यू स्ट्रैटेजीज सीखेंगे कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। हम नए नए तरीके अपने मूड को कोप करने के लिए सीखेंगे, नए नए तरीके अपने घर की सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए सीखेंगे। कि फॉलोअप पे पेशेंट आ रहा है और वो कह रहा है कि अभी भी मेरे फादर से मेरी बहस हो गई थी लास्ट वीक, तो मैं इसको कैसे कोप कर सकता हूँ। तो कोपिंग मैकेनिज्म मतलब कि हमारी जो डीलिंग है सिचुएशंस, क्योंकि सिचुएशंस तो बाहर सेम रहनी है, हम लोगों को, दुनिया को थोड़ी बदल सकते हैं। और यहाँ से बाहर निकलते ही पता नहीं कितनी हजारों सिचुएशंस ऐसे आनी हैं जो कि पहले हमसे नहीं संभाली गई और हम नशा करने चले गए। अब सिचुएशन सेम ही होंगी, हमने क्या बदलना है, सिर्फ और अपना कोपिंग मैकेनिज्म और स्ट्रैटेजीज बदलनी है कि हम उन सिचुएशंस के साथ कैसे डील कर सकें। तो हम 3 महीनों में तो आपका, हम वो भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि ये प्रॉब्लम आएगी तो हम अभी आपको सब कुछ सिखा दें।
तो जुड़े रहना, फॉलोअप पे आना इसलिए ज़रूरी है कि इस महीने में शायद ये दिक्कत आई है, 2-3 महीने ठीक निकल गई, शायद 4th मंथ में कोई नई दिक्कत आ गई है। तो जैसे-जैसे दिक्कत आएगी, आप लोगों का जुड़ा रहना इसलिए ज़रूरी है कि जो दिक्कत आ रही है, आप लोग ये लोग उसको किसी डिफरेंट तरीके से डील करते थे, जो कि हेल्दी नहीं थी। हम जब यहाँ पे बात करते हैं कि आपकी भी कोपिंग जो स्किल्स थी, वो आपने कॉमन सेंस से करी और वो इतनी हेल्दी नहीं साबित हुई, तभी हम यहाँ पे बैठे हैं आज तक। अगर हमारी स्किल्स हेल्दी होती तो हम शायद यहाँ होते ही नहीं। वो अनहेल्दी तरीके थे, क्यों हम यहाँ पे बैठे हैं। और सेम इनके साथ भी। तो फॉलोअप पे आके हमने क्या सीखना है, हमने हेल्दी स्ट्रैटेजीज, न्यू स्किल्स सीखने हैं कि हम वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो सिचुएशंस हैं, जो हमें दोबारा रिलैप्स की तरफ लेके जा सकती हैं, उनको हम कैसे से डील करें। तो जितनी भी स्ट्रैटेजीज, जितने भी स्किल्स होते हैं, वो मोटे मोटे मुद्दों को पकड़ती है। जैसे मूड खराब होगा जब मूड बहुत एक्साइटमेंट में जाएगा, बर्थडे एनिवर्सरीज आ गए, कोई अच्छी न्यूज़ मिल गई तो मूड चला गया ऊपर, किसी ने कुछ कह दिया, मेरे हिसाब से कुछ चीज़ नहीं हुई तो मूड नीचे। दोनों सिचुएशन में सब्सटेंस के बिना कौन सी टूल है, कौन सी स्किल है जिसको आप मैनेज कर रहे हो? स्ट्रेसर्स हैं, काम का प्रेशर है, कोई डेडलाइन मीट करनी है, कैसे डील करोगे? क्या उसके लिए आपने कोई टूल अपना तैयार किया कि आप अपने आप को कैसे रिलैक्स करोगे? रिश्तों में अनबन हो गई, स्टोन वॉलिंग होगी, कि रिश्तों के उन गांठों को सुलझाया जाएगा, उसके लिए स्ट्रैटेजी। ये जो 1 मिनट टॉक है, कम्युनिकेशन, बात करनी सीखो, सही बात करनी सीखो, सलीका सीखो, बात करने का, बोलना सीखो। ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोग्राम के टूल्स। क्रेविंग्स को कैसे मैनेज करना है? टूल। तो जो हमने एक चीज उससे ली और वो जगह हो गई खाली, उस खाली जगह को किससे रिप्लेस करना है? नए टूल से, नए टेक्निक से। अगर वो नए टूल्स, वो नई टेक्निक्स, वहां पे नए आइडियाज नहीं आए तो पेशेंट वापस वहीं जाएगा, क्योंकि नशा छोड़ने के बाद उसके अंदर एक डिस्फोरिक स्टेट ऑटोमेटिकली आती है, क्योंकि उसकी लाइफ की बेस्ट थिंग हमने उससे ली है। तो उसका मूड बिना सब्सटेंस के, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब मैं इसे मैनेज कैसे करूं। तो हर चीज के लिए, हॉलीडेज में, वेकेशंस में, दिन त्योहार में, सेंटर कहाँ पे था? नशा। उसके इर्द गिर्द जिंदगी घूम रही थी। अब वो सेंटर वहां से निकल गया है, तो उस सेंटर में नशे की जगह कुछ तो स्किल्स आएंगे, कुछ तो स्ट्रैटेजीज आएंगी। और हर टाइम की तरह, क्योंकि जब ये वेदर आ रहा है तो इस वेदर में अगर हम दिसंबर की तरफ जाएंगे, ऑटोमेटिकली हम देखते हैं सीजनल चेंज से मूड लो होना शुरू हो जाता है। एक सनलाइट का हमारे मूड के साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन है। विंटर्स आएंगी तो हमारे डिप्रेसिव केसेस की यहाँ पे रेशियो बढ़ना शुरू होगा। तो वो चीज़ें कैसे मॉनिटर होंगी? जब आप फॉलो अप पे आओगे। Coming to the next point, promoting long-term recovery and enhancing continuous motivation. तो फॉलोअप पे आने का फ़ायदा या फॉलोअप क्यों ज़रूरी है कि हमारा, जब हम ये बात करते हैं बीमारी की, हम कहते हैं ये बीमारी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव है, लंबे समय साथ, ज़िंदगी भर साथ चलने वाली है। तो इस केस में फॉलोअप इस तरह से हमें मदद करता है कि हमारी जो रिकवरी है वो सस्टेन रहती है। हम लॉन्ग टर्म के लिए प्रोग्राम के साथ जुड़े रहेंगे, तो हमारी मोटिवेशन जो कभी अप कभी डाउन रहती है, वो जब हम फॉलोअप पे आते रहेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी मोटिवेशन को हम बरकरार रख सकें। क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हो, आप देखते हो कि कुछ लोग मुझसे पीछे हैं, कुछ लोग मुझसे आगे हैं, तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि मैंने वहाँ तक पहुँचना है, या मैं कहाँ से चला था। ठीक है, आप जब फैमिलीज भी मिलती होंगी एक दूसरे से, या अपनी जर्नी भी देखते होंगे, तो यहाँ आके आपको एक, वो कह लो कि एक पिक्चर मिलती होगी कि हम कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँच के, अभी बहुत आगे तक जाना है। तो सिमिलरली ये चीज़ आपको कैसे हेल्प करेगी कि आपकी जो मोटिवेशन है वो बरकरार रखेगी। तो मोटिवेशन वो फ्यूल का काम करती है, वो पेट्रोल का काम करती है, जो आपको आगे बढ़ा के लेके जाती है। हम शुरू होते हैं अपनी एक्सटर्नल मोटिवेशन से, एक प्रोसेस फॉलोअप्स पे आता है जहाँ पे आपके अंदर से आवाज़ आती है कि आपको अपने लिए ठीक होना। आपने बहुत कुछ किया उनके लिए, बट अब आपने अपने लिए भी कुछ करना है। इट्स बोथ वेज, फ्रॉम एक्सटर्नल मोटिवेशन टू इंटरनल मोटिवेशन।
जब अंदर से एक आपके अंदर से आग लगी हुई है कि मुझे अपनी लाइफ ठीक करनी है, वो आपको फिर रुकने नहीं देती। एंड फॉलो अप्स बिल्कुल आपके अंदर वो चार्जिंग का काम, वो पेट्रोल डालने का काम करती है, ताकि आपकी विल, आपके अंदर वो उत्साह बना रहे कि प्रोसेस अभी लंबा है और सफ़र पहुंचना क्या है, इस मतलब डेस्टिनेशन की जगह इस जर्नी को हम इंजॉय करते जाएं। सो लॉन्ग टर्म, क्योंकि बीमारी लॉन्ग टर्म लॉन्ग लास्टिंग है, सो अपने आप को बार बार की वी बीइंग इन 20%, हमारे घर में बीमारी है, उसके लिए फॉलोअप्स पे आना उनका भी आपका भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन माइंड, हम सबके अंदर कंपैरिजन आ जाता है। तो हमें अपने आप को याद दिलाना होगा कि हम वो 20% वाली फैमिलीज में हैं जिनके लिए लॉन्ग टर्म एक ये प्रोग्राम है। एंड आप देखना, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बनेगा। आप आए इनकी वजह से, ये आए अपनी बीमारी की वजह से, बट मोटिवेशन इंटरनली कि ये प्रोग्राम तो बहुत कुछ दे गया, बहुत कुछ सिखा गया। जो वो एक ट्रांजिशन आती है, वो एक फॉलो अप के तरह वो आपको आगे लेके जाती है। So the next point is building self-esteem and self-confidence. जब आप छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना शुरू करते हो, आप कंसिस्टेंट हो, आप अकाउंटेबिलिटी देते हो, ये तीनों चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ये आपकी किन चीज़ों पे काम करती है? आपकी अपनी सेल्फ एस्टीम। मैं किस नज़र से अपने आप को देख रही हूँ, मेरी अपनी खुद के लिए एक वैल्यू क्या है। मैं जब अपने साथ अकेले होती हूँ तो मेरे अंदर से क्या ये आवाज़ आती है कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, कि मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है कि यार तू सबके दिल तोड़ रहे, तू क्यों जो इंसान है। तो रिकवरी जब आप फॉलोअप्स पे आते हो, इसका मतलब जो रेगुलर कंसिस्टेंट फॉलोअप्स पे आएगा तो उसके अंदर क्या होगी? अकाउंटेबिलिटी आएगी। उसके अंदर क्या शो हो रही है? एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब इसका मतलब जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों चीज़ें इकट्ठी आएंगी तो मेरी क्या बढ़ेगी? मेरा खुद की नज़रों में एक मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट, मेरी खुद की नज़रों में मेरी एक कीमत बढ़ेगी। तो फॉलोअप्स मेरी नज़रों में मेरी कीमत बढ़ाएगा और मुझे उस टॉक्सिक शेम से बाहर निकालेगा जिसने मुझे सालों साल से बांध के रखा हुआ। क्योंकि आज तक तो मैंने कोई काम ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का लिया, ना मैंने लोगों को अपनी जवाबदेही दी। मैंने हमेशा किस पे डील किया? अपनी मन मर्जी पे। मन मर्जी छोड़ के जब मैं सबकी मर्जी के साथ चलता हूँ, वो मुझे एक सेंस, मुझे अंदर से एक आवाज़ देती है, यार यू आर अ गुड पर्सन, तू एक चंगा इंसान है। और हम सब ये अंदर से आवाज़ सुनने के लिए बिल्कुल उतारू होते हैं। The next point is encouraging a holistic approach for whole life improvement. जो मैम ने बात की है, एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई भी इंसान नशे में आता है तो उसको बोला जाता है ए नशेड़ी, ए शराबी, ए है ही गंदा बंदा, हैगा ही यहो जिहा सी। तो वो एक सोसाइटी एक जो तगमा लगा देती है, एक टैग लगा देती है, उसकी वजह से हमारे जो लव्ड वंस हैं उनकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना नीचे चला जाता है कि उनको ये लगने लग पड़ता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी, मैं कर ही नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं ठीक भी नहीं हो सकता और मैं नशा भी नहीं छोड़ सकता। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है एज अ होल पर्सन हमने ट्रीट करना है, उसके बचपन की प्रॉब्लम्स को लेके, जो उसके ट्रॉमास थे या कोई प्रॉब्लम्स थी, वो सारी चीज़ों को देख के, निकाल के, बात करके एज अ होल आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आज के दिन में मैं कितना रिस्पॉन्सिबल हूँ। लव, रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, दीज आर द 3 थिंग्स जो हम यहाँ पे इनको देते हैं और इनको हर रोज़ मोटिवेट करते हैं और उनको बताते हैं कि दे आर इंडिविजुअल्स, उनकी अपनी एग्जिस्टेंस है। देखिए हर एक छोटे बच्चे को भी चाहिए इम्पोर्टेंस। एक छोटी सी बच्ची है ना, वो तैयार होके आएगी आपके सामने, कभी ऐसे करेगी कभी ऐसे करेगी। व्हाट शी वांट्स कि मुझे एक्नॉलेज किया जाए कि आज मैं कैसी लग रही हूँ, आज मैं कैसा लग रहा हूँ। तो एवरीबडी ऑन दिस अर्थ वांट्स इम्पोर्टेंस। तो वो इम्पोर्टेंस हमारे लव्ड वन को भी चाहिए और वो तब आएगी जब हम कंटिन्यूसली फॉलोअप्स में आएंगे। फॉलोअप्स में आकर के हमारा जो है
ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बेटर होएगा, जो हमारे ब्रेन में चेंजेस आई हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी। हमारा कनेक्शन टू सेल्फ, सबसे पहले कनेक्शन टू सेल्फ इम्प्रूव हो जाएगा, हमारा एक रूटीन सेट हो जाएगा और चीज़ें बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। सो होलिस्टिक ट्रीटमेंट मीन्स आपका बॉडी, माइंड एंड सोल एज अ यूनिफाइड ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आपकी बॉडी के फिजिकल एस्पेक्ट्स को भी देखे जा रहे हैं, आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज, आपके इमोशनल हीलिंग पे काम किया जा रहा है। और यहाँ तक हम कहते हैं कि साड़ी बीमारी साड़ी रूह तक नू बीमार कर दी। वी आर द मोस्ट डिसकंटेंटेड एंड डिससेटिस्फाइड सोल्स ऑन दिस अर्थ, क्योंकि हमारे अंदर ये बीमारी है। तो फॉलोअप्स में जब हम आते हैं, सो दैट मीन्स हमारा इन तीनों चीज़ों पे एज अ होल काम करने का एक प्लान होता है, बॉडी, माइंड एंड सोल, वर्किंग इन पार्ट्स बट मूविंग टुगेदर इन वन होल। और आपको ये बता दें कि जब फॉलो अप में आने का मन नहीं कर रहा और पेशेंट मना कर रहा है, इसका मतलब है अभी वो कनेक्शन नहीं बना। ये जो बॉडी माइंड सोल का कनेक्शन है या कनेक्शन टू सेल्फ है, अभी वो रिकवरी नहीं हुई, अभी कुछ तो है जो पेंडिंग है, अभी देयर इज सम, कोई छोटा सा हिस्सा रह गया है ब्रेन में जो अभी और इम्प्रोवाइज होने की ज़रूरत है ताकि हम उसको बेटर कर सकें। उसमें आपको ट्रीटिंग टीम को बीच में लूप में ला के हेल्प लेनी है। किसी का कोई सवाल नहीं तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट शेयरिंग करानी है। एनीबडी हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग, किसी ने कुछ पूछना हो? जगरूप जी एंड जगरूप जी के फादर प्लीज कम ऑन द स्टेज, आ जाइए। इनकी छोटी सी जर्नी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ मैं। जगरूप को 1 ईयर से भी ज़्यादा हो गया है एंड ही इज़ इन रिकवरी। तो